हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड पर, एक ऐसी जगह जहां मैं ज्ञान बांटने का काम करती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जैसा कि इस चैनल के नाम में ही है बीएससी बीएड सिंप्लीफाइड, यानी बीएससी बीएड कोर्स को जितना मुझसे हो सकता है उतना सिंपल करने का काम मैं करती हूँ। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट रिलेटिविटी, मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स के सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। उसी की सीक्वेंस में आज हम फिजिक्स पेपर 2 मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें भी वही सेम सिस्टम है। इसके अंदर भी टोटल 5 यूनिट्स दे रखी है। तो इन टोटल 5 यूनिट्स में से जो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि जो मैंने ये रंग बिरंगा सतरंगी सा आपके सामने स्क्रीन खोली है, इसमें किस कलर का क्या मतलब है वो समझा देती हूँ। तो जो ये ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर ये शो कर रहा है कि ये एवरग्रीन टॉपिक्स है। मतलब आप कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि ये टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे। तो ये ग्रीन वाले टॉपिक्स को तो कंफर्म पढ़ना है। फिर इसके बाद में जो ये रेड कलर से कर रखा है, इसका मतलब ये है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सेक्शन सी के अंदर बार बार पूछे गए हैं। सेक्शन सी जो कि बहुत बड़ा, मतलब बड़े नंबर वाला सेक्शन होता है। 15 नंबर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सिर्फ 15 नंबर मिल जाते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये जो रेड मार्क टॉपिक्स हैं ये सेक्शन सी में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साल में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। और ये जो येलो में मार्क्ड है वो वाले टॉपिक्स सेक्शन बी में पूछे गए हैं और ब्लू में मार्क्ड वाले सेक्शन ए में पूछे गए हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैंने ब्लू में तो कुल मिला के ये 3 ही मार्क किए हैं, तो क्या इन दोनों यूनिट्स में से ब्लू में कुछ मतलब सेक्शन ए में कुछ पूछा नहीं है क्या? नहीं, पूछा है। पर जैसे अब ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछ ली, या फिर फ्लक्स की डेफिनेशन पूछ ली, या फिर स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ लिया, तो मतलब इन्हीं टॉपिक्स में से उनकी डेफिनेशंस या उनका एक कोई छोटा रूप बना के उसको सेक्शन ए में डाल दिया, या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल सेक्शन ए में डाल दिया, तो वो मैंने इसके अंदर काउंट नहीं किया है। ठीक है, पर जो अलग से सेक्शन ए में पूछा गया है वो ये सब है। अब जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन या इक्वेशन जो भी है वो भी सेक्शन ए में पूछी हुई है। ठीक है, तो पर उसको मैंने ब्लू में मार्क करने से बेटर येलो में मार्क कर दिया, क्योंकि इसका जो बड़ा क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में पूछा गया था। तो इस तरीके से सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं टॉपिक्स में से निकल के आ जाते हैं। तो जब आप इनको सेक्शन सी के लिए या सेक्शन बी के लिए पढ़ोगे तो वो आपके हो जाएंगे। जैसे यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन पूछ ली। अब जैसे यूनिट 2 के अंदर इलास्टिसिटी के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन भी आ जाता है ना, तो उनकी डेफिनेशंस पूछ ली सेक्शन ए के अंदर। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के अंदर ही अंदर हैं, जो सिलेबस में मार्क नहीं किए, सिलेबस में नहीं दे रखे, बट वो सेक्शन ए में पूछ लिए जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सेक्शन ए के डेफिनेशंस और क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलिए अपन सिलेबस के साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है वो नॉर्मल है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर है, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब हमने 12th क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। ग्रेडियंट भी ऑलमोस्ट हो चुका था। डाइवर्जेंस और कर्ल थोड़ा शायद नया हो सकता है, बाकी ये ऑलमोस्ट चीजें होती हैं जो हम 12th तक पढ़ चुके होते हैं, कि इनके बारे में हम जान चुके होते हैं। तो डिटेल में हम इनको फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जो ये लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक बेसिक चीज है, इसको पढ़ोगे तभी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम समझ में आएगी, क्योंकि ये जो लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल है उन्हीं से आगे ये वाली थ्योरम्स बनी हुई हैं। तो पहले अपन ये ग्रीन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट के अंदर ग्रीन टॉपिक्स हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे या डायरेक्ट यही पूछ लेंगे कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, या तो इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है या फिर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। वैसे ही यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, टोर्जन ऑफ अ सिलेंडर,
सेकेंड यूनिट के ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड जैसे सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है कि यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन दो, या बल्क मॉड्यूलस की डेफिनेशन दो, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन दो, या फिर इनके बीच का कुछ कोई इक्वेशन आपको बताने को कह सकता है। तो ये सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है। अब यंग्स मॉड्यूलस का पूरा वो जो थ्योरम क्या एक डेरिवेशन होता है वो करके बताने को सेक्शन बी में भी कह सकते हैं और सेक्शन ए में भी कह सकते हैं। तो मतलब ये ग्रीन वाले टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी भी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, किसी भी रूप में इनका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो यूनिट थर्ड है उसके अंदर आयलर्स इक्वेशन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है, पॉइजनलीज लॉ है और रेनॉल्ड्स नंबर है। अच्छा, अब ये जो है इसको अगर हम जूम करके देखें तो जो ये आयलर्स इक्वेशन है इसके नीचे आप देखोगे मैंने ग्रीन के नीचे रेड भी कर रखा है, बर्नौलीज के नीचे भी मैंने रेड कर रखा है, और ये पॉइजनलीज के नीचे मैंने ग्रीन के नीचे रेड भी कर रखा है और उसके नीचे येलो भी है। यानी कि ये वाला लॉ है ये सेक्शन बी में भी पूछा गया था, सेक्शन सी में भी पूछा गया था, और ये एवरग्रीन टॉपिक है, यानी ये किसी भी सेक्शन में यानी सेक्शन ए में भी पूछा जा सकता है और इसका कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये मतलब एक एवरग्रीन टॉपिक है। वैसे ही ये भी रेनॉल्ड्स नंबर भी एक एवरग्रीन, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर का जो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं सॉरी नाम नहीं याद आ रहा, तो उसके साथ में इसका रिलेशन बताने को एक क्वेश्चन आता है, तो वो वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। और आयलर्स इक्वेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है सेक्शन सी के अंदर या सेक्शन बी के अंदर। तो ऐसे ये जो टॉपिक्स हैं ये एवरग्रीन टॉपिक्स हो जाते हैं। फिर ये फेराडेज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों इंपॉर्टेंट है। लेंज लॉ, इसका सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका कोई हमारे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर इसके अलावा पॉइंटिंग वेक्टर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और पॉइंटिंग वेक्टर का जो पूरा उसको डिराइव करने वाला जो है वो पोर्शन सेक्शन सी में पूछा जा सकता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब आपने नोटिस किया होगा कि इसके अंदर से जो यूनिट फोर्थ और फिफ्थ है इसमें से ऑलमोस्ट चीजें आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखी हैं, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह वगैरह, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, फेराडेज लॉ, ये सब कुछ अपन ने पढ़ा है, क्लास 12th के अंदर भी पढ़ा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उनका थोड़ा सा हायर वर्जन आया है कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब यूनिट 1 के अंदर बाकी चीजें बात करते हैं। अब एक एक यूनिट करके चलते हैं, यूनिट वाइज चलते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग मैंने बता दिया सब कुछ, यूनिट वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इनकी हमने बात कर ली थी, फ्लक्स की भी बात कर ली थी, वेक्टर फील्ड की फ्लक्स की चीजें आ सकती है, गाउस डाइवर्जेंस और ये सारी थ्योरम्स आ सकती है। फिर यूनिट 2 के अंदर इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कैंटिलीवर का क्वेश्चन आता है। कैंटिलीवर का सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोरोजन ऑफ अ सिलेंडर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है, तो उनमें से किसका मतलब टोरोजन ज्यादा होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यूनिट 3 के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आयलर्स इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कस फ्लूइड्स, इसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है विस्कस फोर्स से रिलेटेड उसका क्वेश्चन आता है। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन करने का क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी के अंदर। और कैपिलरी ट्यूब फ्लो, इसका क्वेश्चन आ जाता है। इसका क्वेश्चन जो है कैपिलरी ट्यूब फ्लो का, वो पॉइजनलीज लॉ से कनेक्ट करके आता है। ठीक है, इन दोनों का क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट करके आता है। इसके अलावा स्टोक्स लॉ का क्वेश्चन सेक्शन ए में आने जैसा है, सेक्शन ए में आ सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर किसी में भी आ सकता है, कुछ उसका अता पता नहीं है। फिर इसके बाद में सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी को रिलेट करने का क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी के अंदर, कि इनके बीच में क्या रिलेशन, उसका क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन बी के अंदर। इसके अलावा अगर हम यूनिट 4 पे चले तो यूनिट 4 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में है सब कुछ। यूनिट 3 था काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फ्लूइड्स, यूनिट 2 थी इलास्टिसिटी की, यूनिट 1 थी स्केलर एंड वेक्टर्स की, यूनिट 4 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और यूनिट 5 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ठीक है,
तो यूनिट 4 में जो फेराडेज लॉ है वो है म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, और मैक्सवेल का जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला चीज है ये सेक्शन ए में आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स, जो ट्रांसफॉर्मर्स है ना, ये सेक्शन बी में वैसे तो पूछा गया है, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है तो इसको सेक्शन सी में भी पूछ सकते हैं। सेक्शन सी में भी इसको पूछ सकते हैं, आया नहीं है सेक्शन सी में ये अभी तक, बट इसको पूछ सकते हैं क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस निकालने की, इसके अंदर जो मतलब मोस्टली यूनिट 4 में से ना न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में से अगर आप प्रिपेयर करो तो न्यूमेरिकल, जैसे एनर्जी डेंसिटी का भी एक न्यूमेरिकल आ रखा था, तो न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है। इसके अंदर जो बड़े बड़े डेरिवेशंस याद करने वाले हैं वो एक तो रेले मेथड है, फेराडेज लॉ का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म है, और उसी तरीके से इक्वेशंस का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म है। इसके अंदर मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन वो पूछा हुआ है। सेक्शन सी के अंदर मैक्सवेल इक्वेशन आया तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों पूछा था मैक्सवेल का, तो ये भी याद करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेक्शन बी में पूछा है। सेक्शन बी में इसका क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं बताने को कहा गया था। फिर इसके अलावा वेव इक्वेशन फॉर ई एंड बी। ई एंड बी क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड। अब इनकी वेव इक्वेशन बतानी है लीनियरली, सर्कुलरली, इलिप्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली। ठीक है, फिर इसके बाद में पॉइंटिंग वेक्टर आता है। पॉइंटिंग वेक्टर एक एवरग्रीन टॉपिक है, किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी ये है, सेक्शन बी में भी पूछ सकता है और ए में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है इसी का दूसरा नाम होता है ब्रूस्टर्स लॉ। तो आप अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर पूछा होगा डिफाइन ब्रूस्टर्स लॉ, या ऐसा ब्रूस्टर्स लॉ करके क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि ब्रूस्टर्स लॉ तो दे ही नहीं रखा सिलेबस में, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ही ब्रूस्टर्स लॉ है। ठीक है, इसके बाद में फ्राडे इफेक्ट आया। फ्राडे इफेक्ट का एक क्वेश्चन आया है, फ्रेजनल ने इसके ऊपर क्या बताया था, फ्राडे इफेक्ट को बताना है आपको, और मतलब सेक्शन सी में आया हुआ है, तो ऑब्वियसली कि सिंपली तो ये नहीं पूछा होगा ना कि फ्राडे इफेक्ट क्या है, तो उसने ये भी पूछा है कि फ्राडे इफेक्ट क्या है, और फिर फ्रेजनल ने फ्राडे इफेक्ट पर क्या कहा या क्या किया उसके ऊपर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय आइनोस्फीयर, ये जो है ये 2 सालों में मैं आपको बता दूं, एक साल जब सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन आया था तो वो एक साथ में टोटल था कि दोनों चीजें आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर बतानी थी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय आइनोस्फीयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर या मतलब दूसरे साल के अंदर जो क्वेश्चन आ रखा था उसके अंदर और में दे रखा था कि या तो रिफ्लेक्शन बाय आयोनोस्फीयर बताओ या रिफ्रैक्शन बाय आयोनोस्फीयर बताओ, तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये टोटल जो टॉपिक्स हैं इस तरीके से मैंने आपको डिवाइड कर दिया है इनकी प्रायोरिटी वाइज, कि आपको ग्रीन वालों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, रेड, ग्रीन और रेड दोनों को प्रायोरिटी देनी है, और येलो और ब्लू वाले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो ये जो ये बाकी के टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, इनको आप पढ़ते हो तो अच्छा है, ये वाले टॉपिक्स का बेस मजबूत होएगा। बट अगर आप एग्जाम टाइम में ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन टॉपिक्स को जो मैंने मार्क किया है इन टॉपिक्स को करके चले जाओगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ऑलमोस्ट चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, और एग्जामिनर का भी मेन मोटिव यही रहता है कि वो इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो बुक में देख लेना इन टॉपिक्स के अंडर जितने टॉपिक्स आते हैं ना, क्योंकि सिलेबस में सारी चीजें नहीं है, सिलेबस में सिर्फ ये टॉपिक्स दे रखे हैं। अब इन टॉपिक्स के भी कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स को भी पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी उसमें से बना देता है, जैसे इलास्टिसिटी या स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और भी बाकी ऐसे टॉपिक्स हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर सब टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे इसके अंदर तो ये वेव इक्वेशन है, सर्कुलरली इलिप्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेव इक्वेशन का क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन आपसे वो लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर पूछ ले सेक्शन ए के अंदर, या ऐसे कुछ पूछ ले, तो वो एक फिर आप सोचोगे कि ये तो सिलेबस में नहीं दे रखा था। तो सब टॉपिक्स को भी करना जरूरी होता है, और ये बाकी टॉपिक्स को अगर आप अपनी नॉलेज के लिए करते हो तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये था हमारे पेपर 2 मैथमेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पेपर के साथ में। वैसे फिजिक्स के दोनों पेपर्स मैंने कवर कर लिए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर फिजिक्स के दोनों पेपर्स सिर्फ 2 ही पेपर्स होते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री या मैथ्स के ऊपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, बाय बाय।